नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 19 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। ऑप्शन है अमेरिका, सीरिया, जर्मनी, जापान। तो आंसर है सीरिया। सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। अब नार्को स्टेट का क्या मतलब है, उसके पहले समझते हैं नार्को क्या होता है। नार्को मतलब क्या होता है, नार्को का मतलब होता है नशीली दवाइयाँ या फिर ड्रग्स। ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, जो कि नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले क्राइम्स को कम करती है, ड्रग्स का कारोबार करने वाले क्राइम्स को कम करती है। तो वही है नार्को। नार्को स्टेट का मतलब क्या है, उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। इनकी अर्थव्यवस्था ही नशे से चलती है। देखिए एक डाटा यहाँ पे देखिए, नशे के निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया के विदेशी मुद्रा में 90% हिस्सा है। विदेशी मुद्रा भंडार में 90% हिस्सा सीरिया के अकेले वो आता है नशे के कारोबार से। मतलब इन लोग नशीली दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं, ड्रग्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उससे इतना ज़्यादा, उससे ही इन लोग की एक तरीके से अर्थव्यवस्था चलती है। सीरिया ख़ास तौर पर एम्फेटिन जैसी टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है। अब ये एम्फेटिन टैबलेट क्या है, तो देखिए इसे कैप्टागन या गरीबों का कोक भी कहा जाता है। ये एक तरीके का ड्रग्स ही है, नशीली दवाई है। एम्फेटिन जैसे एम्फेटिन टैबलेट, इसे कैप्टागन या फिर गरीबों का कोक भी कहा जाता है। अब देखिए एक्चुअल में ये हालत कैसे हो गई सीरिया की, तो इसको देखते हैं। कैप्टागन एक टैबलेट है जो एम्फेटिन और कैफीन से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा के आयात निर्यात और सेवन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन सीरिया में एक्चुअल में इसका उत्पादन भी होता है। एक जर्मन कंपनी ने 1961 में इस दवा को डिप्रेशन से निपटने के लिए बनाया था। प्रतिबंधों की वजह से इसकी स्मगलिंग होती है और सीरिया इसका बॉस है। स्मगलिंग में सीरिया इसका बॉस है। जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी, तो तब उस समय इस दवा का खूब निर्यात किया गया। जब ये देख लिया गया कि निर्यात करके इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो उत्पादन को बहुत बढ़ावा दिया गया। उत्पादन को, प्रोडक्शन को इतना बढ़ावा दिया गया, और यही वजह है कि आज सीरिया नार्को स्टेट बन गया। उत्पादन को इतना बढ़ावा दिया गया कि सीरिया आज नार्को स्टेट बन के उभर चुका है। यहाँ बनने वाली दवाएँ ख़ास तौर पर खाड़ी देशों में निर्यात की जाती है, गल्फ़ कंट्रीज़ में निर्यात की जाती है। वैसे सीरिया की राजधानी क्या है, तो वो है दमिश्क, डमास्कस। हिंदी में दमिश्क कहते हैं, इंग्लिश में डमास्कस। तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क या डमास्कस। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ओरियन अभ्यास 2023 कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन हैं जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएई। तो आंसर है फ्रांस। फ्रांस में ओरियन अभ्यास 2023 शुरू हुआ है। जापान के साथ कौन सा अभ्यास किया गया था, वायु सैन्य अभ्यास कौन सा किया गया था, शिन्यू मैत्री। यूएई के साथ कौन सा किया गया था, डेजर्ट फ्लैग किया गया था। ब्रिटेन के साथ कौन सा किया गया था, कोबरा वॉरियर। फ्रांस के साथ है ओरियन अभ्यास 2023। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग याद रखेंगे। ओरियन अभ्यास 2023 फ्रांस में आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना भी शामिल है, जो कि नाटो देशों के साथ अभ्यास कर रही है। भारतीय वायुसेना के अलावा वहाँ पर नाटो देशों में कौन कौन शामिल है, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका जैसे देश हैं यहाँ पर। युद्धाभ्यास में फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बेस स्टेशन में हो रहा है। मतलब ये अभ्यास कहाँ हो रहा है, तो फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स जो कि फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन में है, वहाँ पर ये अभ्यास हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ओरियन अभ्यास 2023 फ्रांस में आयोजित हो रहा है। भारत इसमें शामिल है और नाटो देश भी इसमें शामिल है भारत के साथ, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका। अब देखिए यह अभ्यास 17 अप्रैल से शुरू हुआ और 5 मई 2023 तक चलने वाला है। इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के 4 राफेल फाइटर जेट, 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3। ये C-17 ग्लोब मास्टर 3 ये जो विमान है, ये दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक है। ठीक है, C-17 ग्लोब मास्टर 3 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जैसे विमान इसमें भाग लेंगे। तो राफेल फाइटर जेट है, C-17 ग्लोब मास्टर है, ये सब भारत की तरफ से गए हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल जेट्स के लिए यह पहला विदेशी अभ्यास होगा। तो राफेल जेट्स के लिए ये पहला विदेशी अभ्यास है। अब बात की है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश में अपनी तरह का पहला जल बजट अपनाने वाला राज्य कौन सा बन गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं केरल, कोलकाता, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आंसर है केरल। ये केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने जल बजट अपनाया है। भारत में पहली बार
किसी राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है। अब देखिए एक्चुअल में जल बजट है क्या, अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग जो नॉर्मल बजट देखते हैं जो हर साल बनता है, ठीक है, अब वो नॉर्मल बजट जैसे हम लोग संविधान की भाषा में क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो एक्चुअल में जो बजट होता है उसमें क्या होता है, देश की आय व्यय इन सब का विवरण होता है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट का विवरण होता है, जीडीपी में कहाँ किस क्षेत्र को कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग बजट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, मतलब उस क्षेत्र के सेक्टर को। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आज अगर रक्षा क्षेत्र हम लोग को लगेगा कि पिछले साल के मुकाबले, मतलब पिछले साल अगर रक्षा क्षेत्र डिफेंस में बजट कम था तो हम लोग जीडीपी में उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, या शिक्षा में हम लोग को कम लगेगा तो शिक्षा क्षेत्र में उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे। मतलब एक तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा बजट में, बजट को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो वैसे ही ये जल बजट है। देखिए ऐसे देखा जाए तो केरल में पानी की कोई कमी नहीं है। एक तो वैसे वो तटीय एरिया है, कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल स्टेट है, तो वहाँ पानी की कोई ऐसी खास कमी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए जल बजट लाया गया है। अब ये जो बजट है जल बजट, राज्य की जल की मांग और आपूर्ति का पता लगाने में मदद करेगा, कितनी वहाँ पे सप्लाई डिमांड है, सप्लाई उस चीज़ में पता लगाने में मदद करेगा, ठीक है। अगर एक बार मांग और सप्लाई की आंकड़ा का पता लग जाएगा उस हिसाब से मैनेज करना आसान होगा, ठीक है। वहाँ पे असल समस्या जो है वो उपलब्धता की नहीं है, उपलब्ध तो वहाँ पे है जल, एक्चुअल में वहाँ पे समस्या जो है वो प्रबंधन की है, मैनेजमेंट की है। तो उसी के लिए जल बजट लाया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जल विशेषज्ञों के मुताबिक केरल की इस पहल से पानी की मांग और आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 15 ब्लॉक पंचायतों में 94 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए राज्य में जल बजट के पहले चरण के विवरण का अनावरण किया। जल बजट, इससे पानी की अनावश्यक बर्बादी के खिलाफ जनता में जागरूकता आएगी और इसके माध्यम से हम जल संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो जल बजट एकदम आसान है। जल बजट वही है कि मैनेजमेंट करने के लिए इसको लाया जा रहा है। पता चलेगा कि कहाँ पे अगर मांग ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा सप्लाई करेंगे, कहाँ पे मांग कम है तो हम वहाँ पे कम सप्लाई करेंगे। इस तरीके से जल बजट लाया गया है। जल बजट जल संरक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और अगर ये बहुत सही अच्छे तरीके से काम किया तो केरल बिल्कुल एक रोल मॉडल की तरह बाकी राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन के भी उभरेगा। अब देखिए बात करें अगर केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं राज सुब्रमण्यम, अमन सहरावत, अमित क्षत्रिय या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है राज सुब्रमण्यम। अमन सहरावत कौन है, इन्होंने अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था जो कि कजाकिस्तान में हुआ था। बात की जाए अमित क्षत्रिय की, तो ये नासा के मून टू मार्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो इसका आंसर है राज सुब्रमण्यम। हाल ही में एक भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के उत्सर्गीय व्यक्तियों और भारतीय विदेशों को समर्पित व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऐसे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, ऐसे भारतीय विदेशी नागरिक हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, उनको दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राज सुब्रमण्यम फेडएक्स के सीईओ हैं, और फेडएक्स क्या है, तो प्रख्यात वैश्विक परिवहन कंपनी है, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है फेडएक्स। तो फेडएक्स के सीईओ हैं राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम ने यह पुरस्कार भारत हाउस में आयोजित समारोह में भारत के अमेरिका में राजदूत तरनजीत सिंह संधू से प्राप्त किया। किसी कारण से राज सुब्रमण्यम भारत नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने पुरस्कार कहाँ प्राप्त किया, अमेरिका में जो भारत हाउस है वहाँ पर भारत के राजदूत जो अमेरिका में हैं, इंडियन डिप्लोमेट तरनजीत सिंह संधू, उनसे प्राप्त किया। उनका अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व और तेज़ बिजनेस समझ ने फेडएक्स की सफलता में बहुत योगदान दिया है, तो इस कंट्रीब्यूशन के कारण इनको ये सम्मान दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है जो उन भारतीय मूल के व्यक्तियों और भारतीय विदेशवासियों को समर्पित है जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं, अपने विभिन्न क्षेत्रों में कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, जैसे इन्होंने फेडएक्स के लिए योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। इस पुरस्कार को 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस स्टार्ट हुआ था, उसके साथ जश्न के साथ समन्वित किया गया था। तो 2003 से एक तरीके से ये दिया जा रहा है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया, राज सुब्रमण्यम को। राज सुब्रमण्यम किस कंपनी के सीईओ हैं, फेडएक्स कंपनी के वो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सबसे बड़े डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली,
IIT कानपुर, IIT रुड़की। तो आंसर है IIT हैदराबाद। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र जो देश में अभी अब तक का सबसे बड़ा केंद्र है, इसका उद्घाटन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में किया गया। देखिए DIA ये क्या चीज़ है, वही जो ये ऊपर में लिखा हुआ है DRDO इंडस्ट्रियल एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT हैदराबाद। देश के सभी 15 DIA COE मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सबसे बड़ा केंद्र है। DRDO का देखिए एक तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक उत्कृष्टता केंद्र होता है DRDO को, जहाँ पर DRDO अपने अलग अलग रिसर्चेस करता है, अनुसंधान करता है। उसके लिए 15 बड़े केंद्र बनाए गए हैं। तो उसमें से एक जो सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा उत्कृष्टता केंद्र लार्जेस्ट, वो कहाँ बनाया गया, IIT हैदराबाद में। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DRDO का सबसे बड़ा वो है IIT हैदराबाद में, जो अभी जिसका उद्घाटन किया गया है। DRDO टीम लक्षित परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें 3 से 5 साल की अवधि में पूरा करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ काम करेगी। केंद्र DRDO के लिए आवश्यक दीर्घकालिक निर्देशित अनुसंधान की दिशा में भविष्य की परियोजना को शुरू करेगा। देखिए दीर्घकालिक निर्देशित अनुसंधान मतलब ऐसे रिसर्च, ऐसे अनुसंधान जो लंबे हैं, काफ़ी लंबे समय के लिए दीर्घकालिक हैं, तो उनके लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं। अब 3 साल पहले DRDO और IIT हैदराबाद में एक अनुसंधान कक्ष शुरू किया था, जो अब एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदल गया है। यह सेंटर 7 प्रौद्योगिकी परियोजना पर ध्यान केंद्रित करेगा, उन पर रिसर्च करेगा और IIT हैदराबाद पर स्थित DIA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में संचालित होगा। अब देखिए वो 7 औद्योगिक परियोजना केंद्र कौन कौन से हैं, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनमें से एक दो कौन कौन से हैं, उदाहरण के लिए, बस इसको हम याद नहीं रखेंगे बट उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, रक्षा के लिए AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो ऑर्निथोप्टर टेक्नोलॉजीज़ है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे रिसर्चेस होंगे, उनके लिए ये उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। तो DRDO का सबसे बड़ा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, IIT हैदराबाद में, याद रखना है हम लोगों को। चलिए बात करते हैं DRDO की। DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। इसके अध्यक्ष हैं समीर कामत। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालय संघ के एक कार्य समूह में किसे चुना गया है। ऑप्शन हैं नीला वेंदपुडी, अनु अयंगर, सविता सुब्रमण्यम, रूपल भंसाली। तो आंसर है नीली वेंदपुडी। भारतीय मूल की शिक्षाविद नीली वेंदपुडी को अमेरिकी विश्वविद्यालय संघ के एक कार्य समूह के 5 सह अध्यक्षों में से चुना गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत पहल के साथ सहयोग करते हुए संघ ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ AAU ने एक राष्ट्रीय कार्य समूह की स्थापना की है, जो देखिए इस कार्य समूह की ही एक चेयरमैन कौन बनी है, मतलब 5 सह अध्यक्ष हैं, उसमें से को चेयरमैन है, एक चेयरमैन कौन बनी है, तो वो ये हैं नीली वेंदपुडी। तो राष्ट्रीय कार्य समूह की स्थापना की है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखता है। ऐसा कार्य समूह है जो कि USA और इंडिया के बीच तकनीकी और औद्योगिक मतलब टेक्निकल और इंडस्ट्रियल सहयोग को बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखता है। यह कार्य समूह मासिक आधार पर बैठकों का आयोजन करेगा, जिससे द्विपक्षीय अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। भविष्य की साझेदारी के लिए मॉडल के रूप में काम करने वाले वर्तमान कार्यक्रमों की जांच की जाएगी और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियों का निर्माण किया जाएगा। नीली वेंदपुडी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष हैं। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष है ये नीली वेंदपुडी। उच्च शिक्षा और बिजनेस दोनों में इनके नेतृत्व के 30 वर्षों के अनुभव के कारण इनको 30 वर्षों का अनुभव है, शिक्षा का भी और बिजनेस का भी, इसीलिए इनको इस कार्य समूह के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संजीवनी परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड, यहाँ पर ए हेल्प नाम की परियोजना का आरंभ किया गया और ये ए हेल्प किसके लिए है, मतलब पशुधन के संरक्षण के लिए है। तेलंगाना में हाल ही में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। चलिए देखते हैं डिटेल्स। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा संजीवनी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। राज्य सरकार ने छोटे
डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका के उत्थान के लिए संजीवनी नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों को उनके घर पर सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाली पशुधन देखभाल सेवाएं प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाना है। यह सेवाओं के लिए टर्न अराउंड समय को कम करने और संभावित प्रकोपों को कम करने में सहायता करेगा। ठीक है, टर्न अराउंड समय कम करेगा मतलब कि वही, ताकि उन्हें हॉस्पिटल जाने में समय नष्ट ना हो। देखिए, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। लगभग 4.41 मिलियन, लगभग कितना हो जाएगा ये, 44 लाख पशुधन आबादी को देखते हुए राज्य के ग्रामीण परिवार पशुधन की देखभाल को एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम मोबाइल पशु चिकित्सा वैन परियोजना शुरू करेगी। देखिए, ये वैन है इस तरीके से, ये जाएगी अलग अलग किसानों के घर में और वहाँ जा कर के पशुओं की सहायता करेगी। इसका उद्देश्य एक टोल फ्री टेलीफोन नंबर के माध्यम से घर घर पहुंचकर देखभाल प्रदान करना है, जो जल्द ही चालू हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पशुओं को गुणवत्तापूर्ण उपचार को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। पशुओं को, किसानों को कृत्रिम गर्भाधान, दवाइयाँ, टीकाकरण, सर्जरी और बांझपन परीक्षण जैसी पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यात्रा के अतिरिक्त खर्चे को बचाना है। तो ये इसका उद्देश्य है। तो प्रोजेक्ट संजीवनी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। भारतीय तटरक्षक ICG इंडियन कोस्ट गार्ड काकीनाडा ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा तट पर क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2023 का आयोजन किया। ये RPREX मतलब क्या है? वही हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास मतलब रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। इस दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए तेल अन्वेषण कंपनियों की तैयारियों का आकलन किया। अगर कहीं पे दुर्घटना हो जाए, तेल रिसाव जैसा कुछ घटना हो जाए, तो उसी के लिए अभ्यास किया गया। और अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रस्थान नामक अभ्यास किया गया था। प्रस्थान नामक अभ्यास, ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक के द्वारा ही किया गया अभ्यास था। तो देखिए, इस अभ्यास में तेल रिसाव की स्थिति में भारतीय तटरक्षक की परिचालन दक्षता का भी प्रदर्शन किया जाएगा। काकीनाडा तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक तेल रिसाव के अनुकरण के बाद प्रदूषण नियंत्रण पोत और एक डॉर्नियर विमान सहित 6 भारतीय तटरक्षक जहाज़ों को प्रदूषण प्रतिक्रिया में लगाया गया था कि अगर वहाँ पे तेल रिसाव हो गया है तो किस तरीके से हम लोग एक्शन लेंगे, किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। मॉक ड्रिल हो रहा था ये, ठीक है। तो मॉक ड्राइव में एक तेल टैंकर की टक्कर और क्षति के कारण अनुकरण का मंचन किया गया था। बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। 1 फरवरी 1977 को स्थापना हुई थी, इसलिए 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाया जाता है, तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। चलिए अब लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है? आंसर है अमेरिका। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत किसने लॉन्च किया? आंसर है तुर्की ने। इसका नाम क्या है? अनादोलू TCG। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर है नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया या फिर मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर है नई दिल्ली में। विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा कहाँ पर बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया? मोजाम्बिक में। बुजी ब्रिज जो कि भारत के द्वारा ही मोजाम्बिक में बनाया गया है। हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ डेकेड, दशक का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस लीडर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है कुमार मंगलम बिरला। हाल ही में कम्बम अंगूर को GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।